वीडियो शुरू होते से क्या करोगे, फॉरवर्ड कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, फिर बोलोगे क्या कि पढ़ाई नहीं हो रही, मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करें क्या ना करें, ढेर सारे डाउट्स आएंगे, यहाँ भटकोगे वहाँ भटकोगे। अरे मैं तो हूँ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको। इकोनॉमिक्स में भी बताया था, बीएस में भी बताया था, जिन्होंने फॉलो किया पूरा का पूरा पेपर करके आए हैं वो। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में शुरू के जो 2 मिनट होते हैं उसमें आपको कुछ ऐसा बता दूं कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लेकिन आपके पास तो है समय की कमी, आपको पढ़ना है ज़रूरत से ज़्यादा, और कई केस में तो पढ़ना भी नहीं है। फिर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन फैला लोगे, फिर बनेगा नहीं, फिर जाके आखिरी दिन में डिप्रेशन में जाओगे। तो भैया ये सब करने से अच्छा है कि जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, आप वो फॉलो करो। और फिर कैसे नहीं आएंगे मार्क्स, मैं तो कवर करा रहा हूँ पूरा का पूरा। तो ध्यान से इस स्ट्रेटेजी को सुन लेना और इसी को फॉलो करना। और हो सकता है आप इसमें से किसी बीच लेवल में हो तो भी आपके लिए ये काम की है। हम कर क्या रहे हैं ये समझो। देखो, हमने अभी तक क्या किया है, हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं थ्योरी के। किसके? पार्टनरशिप के। तो सवाल ये उठता है कि सर आपने जो पार्टनरशिप की थ्योरी में पढ़ाया क्या उससे बाहर से आएगा? नहीं आएगा। 1-1 घंटे के 2 वीडियोस हैं और 5 चैप्टर कवर है थ्योरी के। चलो थ्योरी की बात निकली है तो पहले यही डिस्कस कर लेते, कितनी थ्योरी कितना प्रैक्टिकल। तो भैया थ्योरी आती है 70%, है ना। अब ये मत बोलना कि सर एग्जैक्ट 70, भाई समटाइम इट वरीज फ्रॉम 68% टू समटाइम 75%, डिपेंडिंग अपॉन दी एग्जामिनर की वो पेपर कैसा सेट कर रहा है। बट हाँ इतना रहता है। ये थ्योरी ही थ्योरी है, प्योर थ्योरी। बचे हुए 30% का क्या, तो उसमें रहते हैं प्रैक्टिकल्स। और उसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं ना, बीच में और रहता है। तो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के साथ साथ कई बार प्रैक्टिकल और में भी थ्योरी आ जाती है। तो थ्योरी तो भैया करना ही है, ये तो बेस है, इसके बिना चलेगा ही नहीं। और अभी आगे आपको प्रैक्टिकल करने हैं। जब थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे तभी तो आपसे प्रैक्टिकल बनेगा, है ना। अब करना क्या है सुन लेना ध्यान से। चैप्टर 1 to 5 हमने कवर किया है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। 1-1 घंटे के 2 वीडियो हैं, 5 चैप्टर हैं, पूरी थ्योरी वहीं खत्म। ठीक है, कुछ नहीं आने वाला उससे बाहर से, उसी से आने वाला है। इसके बाद बारी आती है किसकी? एमसीक्यूज की। बेटा हम आपके लिए उन्हीं पार्ट्स के हिसाब से एमसीक्यूज बना रहे हैं। मतलब ये जो सारे एमसीक्यूज है ना, ये पार्ट 1 के हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले क्या करो आप सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं इन्हें अटेम्प्ट करने से पहले मेरा पार्ट 1 का वीडियो देख लो। पार्ट 1 एटलीस्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखो। क्यों? क्योंकि पार्ट 2 के लिए भी हम एमसीक्यूज लेकर आएंगे ही जल्दी ही। बट सवाल ये उठता है कि आप कम समय में कितना ज्यादा पढ़ सकते हो, अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हो, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कर सकते हो। और हमने इको और बीएस में ये किया भी है, बच्चों ने बहुत अच्छे से एग्जाम दिए भी हैं, है ना। तो आपको अगर ये एमसीक्यूज करने हैं, पहले पार्ट 1 देखो फिर यहां आओ, वरना डिप्रेशन में जाओगे, फिर बोलोगे सर बन नहीं रहा। उसको मन लगा के पढ़ के आओ ना, कैसे नहीं बनेगा मैं भी देखता हूं। आपको करना क्या है, जब आप पार्ट 1 पढ़ रहे होंगे तो जैसे आप बीएस या जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं ना जिसको आप 2x में पढ़ते हो, इसको 2x में मत पढ़ना। हाँ बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो कर लेना, लेकिन भैया जरा भी डाउट है ना तो ध्यान से सुनना कि उस वीडियो में मैं क्या एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना इसके बिना तो आपका नहीं चलने वाला। आप ये समझो कि पढ़ लोगे फिर भी मार्क्स नहीं आने वाले, है ना। तो आपको 2 चीजें करनी है, ध्यान से पढ़ना है, हो सके तो नोट्स बनाते चलना। क्यों? आंसर राइटिंग करोगे ना उधर, तो भैया जब वीडियो देख रहे हो साथ में नोट बनाते चलो, डबल फायदे। वीडियो भी समझ में आ गया, नोट्स भी बन गया। रिवीजन करने बैठोगे ना जब जब खुद के नोट्स से पढ़ोगे जो आपने स्वयं बनाए हैं, इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि आपको फिर मार्क्स करने स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और बिना डिस्ट्रैक्शन के करना है। तो ये बात की मैंने किसकी, कि अभी चैप्टर 1 से 5 का क्या, पार्ट 1 अपलोडेड है, पार्ट 2 अपलोडेड है। पार्ट 1 के एमसीक्यूज आज आ गए हैं, पार्ट 2 के एमसीक्यूज बहुत जल्दी आ जाएंगे। और चैप्टर 6 से 11 के लिए हमारे पास वन शॉट थ्योरी में अभी 2 पार्ट्स आएंगे जिसमें हम चैप्टर 6 से लेके 11 तक पूरी थ्योरी निपटा देंगे। उसी के हिसाब से हम आपको एमसीक्यूज दे देंगे। फिर हम एक एमसीक्यूज की सीरीज ऐसी लेकर आएंगे जिसमें हम मैच द कॉलम और ट्रू और फॉल्स,
ये सारा एक साथ लेकर आएंगे पूरा का पूरा, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ये हो गई। इसके बाद जब हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम लेकर आएंगे प्रैक्टिकल्स, लेकिन हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे क्या, हमारी थ्योरी। आप वीडियो कभी भी देख रहे हो, अगर आपके पास टाइम है, अब 2 घंटे का टाइम तो होगा गुरु, एक दिन पहले भी तो देखो ना सीरीज इसी हिसाब से, क्यों टाइम वेस्ट करना है। यही स्ट्रेटेजी थी, यही फॉलो करनी है, और इसी को फॉलो करके आप फोड़ पाएंगे। तो जब मैंने इतनी बात कर ही ली है तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर भी जो मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर रहे हो, आप स्वयं के लिए पढ़ रहे हो, मार्क्स स्कोर करने हैं, कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। हाँ, अगर आते हैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, लेकिन कुछ भी नया मिल रहा है ध्यान से सुनना, समझ लेना, लिख लेना, ठीक है। तो करेंगे शुरू पहले क्वेश्चन के साथ में, एंड इट सेज डैश इज द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन पार्टनर्स टू रन पार्टनरशिप बिजनेस। इनमें से किसका होना जरूरी है पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए? बहुत ही साधारण सा आंसर है। क्या होगा? ऑफर बनेगा बेसिस, अग्रीमेंट बनेगा बेसिस, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, या एक्सेप्टेंस? तो आंसर इज अग्रीमेंट। ये जो सारे एमसीक्यूज इनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से ऑलरेडी पार्ट 1 में अपलोडेड है हमारे पार्टनरशिप के, ठीक है। तो उसे अगर आपने देख लिया तो ये तो चुटकियों में आप सॉल्व करोगे, ये गारंटी है मेरी, है ना। लेकिन फिर भी कुछ माइनर कॉन्सेप्ट जो हैं जो आपको रिफ्रेश करा देंगे आपके कॉन्सेप्ट, वो मैं बीच में बताता चलने वाला हूं। एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप आर एक्सेप्ट। इनमें से कौन से ऐसे फीचर हैं? बेटा कोशिश किया करो कि आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हो तो साथ में अटेम्प्ट करते रहो, वीडियो पॉज कर दो, फिर आप अपना आंसर देखो, फिर हमारे एक्सप्लेनेशन देखो, मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, मन लगा के पढ़ो, क्या यार फॉर्मेलिटी किए जा रहे हो। तो जो पार्टनरशिप है इसके एसेंशियल फीचर कौन कौन है? एक्सेप्ट, मतलब इनमें से 4 में से 3 है और 1 नहीं है। इसमें कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। अग्रीमेंट सारे पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर किए जाएंगे, या अग्रीमेंट बिजनेस के लिए होता है। तो आंसर इज कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर्ड इक्वली। भैया डीड बनेगी ना, डीड बनेगी तो क्या होगा, जिस हिसाब से रेशियो में गिवन है उसी हिसाब से ये जो रेशियोज हैं उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होंगे। हाँ, अगर डीड नहीं है तो इक्वली शेयर होते हैं, बट ये तो बेस है। क्यों? कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, अग्रीमेंट सबके बीच में होगा, और अग्रीमेंट बिजनेस के लिए होगा। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ पार्टनर इज नॉट बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर, बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट अ पार्टनर हु डज नॉट अग्री, या ऑल ऑफ द अबव। किसी पर बाइंडिंग नहीं होगा, सभी पर बाइंडिंग होगा, या सभी पर बाइंडिंग होगा सिर्फ उसके अलावा जो अग्री नहीं करता। देख रहे हो फालतू का ऑप्शन, लेकिन यही कंफ्यूज करता है। सीधी बात है, कोई पार्टनर कुछ भी करे, उस पार्टनर की जो एक्टिविटी है उसका असर सब पर होगा, सभी पर बाइंडिंग होगी वो। तो एक पार्टनर चाहे अच्छा करे तो भी सभी भोगेंगे, और बुरा करे तो भी सभी लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो सच है। क्या है? माइनर को एडमिट नहीं किया जा सकता एज अ पार्टनर, माइनर को एडमिट किया जा सकता है लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स यानी कि सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। कोई एक इंसॉल्वेंट पर्सन जो है उसे पार्टनर बनाया जा सकता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। एंड द आंसर इज, जो सही है वो ये है कि एक जो माइनर है, 18 साल से कम का बच्चा है, उसे पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन ये जरूरी है कि वहां उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में तो हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन लॉसेस में किसी भी तरीके की हिस्सेदारी नहीं होगी। देन कम्स रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज ऑफ। जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप कैसी होती है? क्लोज रिलेटिव्स, एजेंट एंड प्रिंसिपल,
जूनियर सीनियर रिलेशनशिप या सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अगर आपने मेरा वो वीडियो देख रखा है ना तो आप चुटकियों में आंसर कर दोगे इस क्वेश्चन को। तो करके बताओ कमेंट में। ये आपका रहा पहला क्वेश्चन जो मुझे आप बताने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? हमेशा की तरह जो भी बच्चे हैं जो आंसर करेंगे उनके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। तो जो बच्चे जिन्हें आंसर नहीं पता वो समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देन कम्स अ पार्टनरशिप फर्म हैज 3 पार्टनर। हाउ मैनी एडिशनल पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक कंपनी में और कितने पार्टनर एडमिट किए जा सकते हैं, उसमें पहले से 3 हैं। तो अब यहां आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो ना सुन के जल्दबाजी में आप पढ़ के निकल जाओगे, बोलोगे वो नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 सर ने बताया था लेक्चर में कि 50 होंगे, फटाक से टिक कर दोगे ए। नहीं जी, 3 पहले से है ना, 50 से ज्यादा हो नहीं सकते। और कितने डालोगे? 47। यस, तो इसका आंसर जो है वो है 47। देन लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, या जो कोर्ट डिटरमाइन करेगा वो, या जो पार्टनर बोलेगा वो। तो भाई जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उनकी जो लाइबिलिटीज होती है वो होती है अनलिमिटेड। तो जो पार्टनर्स होंगे उनकी बीच की जो लाइबिलिटीज होने वाली है वो अनलिमिटेड होने वाली है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जो ये कहता है, याद रखना ये 8 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 दो बार 5 और 5 नाम से टाइटल्ड है ना। तो यहां पर पार्टनरशिप के फीचर क्या क्या हैं? 2 और मोर पर्सन कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन अग्रीमेंट, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इन अग्रीड रेशियो, या फिर जैसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया है वो, या फिर बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि सारे के सारे कैरी ऑन कर सकते हैं या उनके बिहाफ में भी कोई एक कर सकता है। ये भी बहुत अच्छे से मैंने अपने जो पार्ट 1 है हमारी थ्योरी का 1 शॉट का, उसमें कवर किया हुआ है। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो जो हमारा पार्ट 1 है उससे मैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली उस वीडियो में स्विच कर सकते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो हमारे पास हो गए हैं 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड का होना मैंडेटरी है, नॉन मैंडेटरी है, दोनों है, नन ऑफ दी अबव है? तो इसका आंसर है कि पार्टनरशिप डीड का होना मैंडेटरी नहीं है। ऑल्दो सजेस्टेड है कि कर लो, लेकिन कोई जबरदस्ती पकड़ के नहीं करवाएगा। तो आंसर है नॉट मैंडेटरी। याद रखना, कंफ्यूजन आ जाता है, सजेस्टेड है और मैंडेटरी नहीं है। प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड। 1932 पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन अप्लाई कब होंगे? जब डीड नहीं होगी, जब डीड होगी लेकिन डिफरेंसेस आ जाएंगे किनके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। अगर जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है पार्टनर के द्वारा वो सेम नहीं है तो, या फिर पार्टनर की जो सैलरी है वो डीड में मेंशन्ड नहीं है। तो इसका आंसर है कि भैया पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू नहीं होती अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो। लेकिन कोई ऐसी समस्या आ गई जो आपकी डीड से हटकर है, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होगी। मतलब 2 कंडीशन है। कौन कौन सी? डीड नहीं है, भैया डीड नहीं है तो डायरेक्टली लग जाएगी। डीड है लेकिन कोई ऐसा लफड़ा हो गया जो आपकी डीड में नहीं लिखा, जैसे मान लो राजू बोल रहा था सैलरी चाहिए, सैलरी के बारे में कोई मेंशन था नहीं डीड में, तो अब यहां पर लागू हो जाएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो ये कहता है कि भैया राजू कहाँ की सैलरी, कोई डीड में नहीं लिखाना, नहीं मिलेगी। और 1932 की पार्टनरशिप एक्ट तो वैसे भी कहती है कि नहीं मिलने वाली। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब लगेगा? ओपनिंग कैपिटल पर, क्लोजिंग कैपिटल यानी कि कैपिटल एट द ईयर एंड पर, एवरेज कैपिटल पर, या फिर जो मिडल ऑफ द ईयर में कैपिटल होगी उस पर। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगता है वो लगता है किस पर?
ओपनिंग कैपिटल पर। मूविंग ऑन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड नहीं है, क्या नहीं है, डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा 6% पे, अलाउ किया जाएगा 10% पे, अलाउ किया जाएगा जिस हिसाब से पैसा बोरो किया गया है उस हिसाब से, या फिर अलाउ ही नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है, इनके बीच में जो डीड है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तब जाएगा जब डीड में लिखा होगा, डीड नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा तो आईओसी नहीं मिलेगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो पार्टनरशिप डीड के ना होते हुए भी देनी पड़ती है, तो वो है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। राजू ने अगर फर्म को लोन दिया है तो चाहे डीड हो तो अच्छी बात है, जिस हिसाब से लिखा है उतने ब्याज दर पे ब्याज मिलेगा राजू को, लेकिन अगर नहीं है तो 6% की ब्याज दर के हिसाब से राजू को इंटरेस्ट मिलेगा उसके द्वारा दिए गए लोन पर। ओके, सो मूविंग ऑन, इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट तो क्या होगा, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड एट 6% ऑन ड्रॉइंग बाय द पार्टनर। पार्टनर जो है उसके ऊपर चार्ज लगेगा 6% का, 7% का, 8% का, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगेगा। तो आंसर है इसकी नहीं भाई, यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डीड नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, which of the following item is not transferred in the profit and loss appropriation account? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से क्या ट्रांसफर नहीं किया जाता? देखो, अप्रोप्रिएशन और चार्ज अलग अलग चीज होती हैं, समझाया था मैंने वीडियो में। अप्रोप्रिएशन क्या है, मुनाफा हुआ है उसके बाद की जो चीजें बची हैं तो वो कंप्लीट की जा सकती हैं, लेकिन अगर मुनाफा नहीं भी हुआ तो भी पैसा देना पड़ जाए, ऐसी चीजें कहलाती हैं चार्ज। यहां पर इनमें से ऐसा कौन है जो फायदा हो या ना हो तो भी देने पड़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेंट पेड टू पार्टनर, या फिर पार्टनर्स सैलरी। तो यहां पर आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ और आप करेंगे इसको आंसर। और ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। आई रियली होप, मुझे बहुत खुशी होगी कि कमेंट बॉक्स में आपके आंसर देखने मिले, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मैंने आपको जो पढ़ाया है आप वो कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है ये देख के। तो डेफिनेटली कोशिश करें कि आप इसे आंसर करें। ना सिर्फ इससे मुझे खुशी होगी बल्कि वो लोग जो आंसर ढूंढते हुए आएंगे उन्हें भी पता चल जाएगा कि जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर क्या हैं। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि व्हेन गारंटी इज गिवन टू अ पार्टनर बाय अदर पार्टनर, एक पार्टनर को गारंटी दे दी गई है दूसरे पार्टनर्स के द्वारा, किस चीज की? एक मिनिमम प्रॉफिट की। तो ऐसी सिचुएशन में मान लो अगर प्रॉफिट ना हो के कंपनी को हो जाए लॉस, तो ऐसी सिचुएशन में जो लॉस हुआ है उस लॉस को कौन पूरा करेगा? फर्म पूरा करेगी, या जो पार्टनर गारंटी दिए हैं वो उसे पूरा करेंगे, या सारे के सारे पार्टनर पूरा करेंगे, या फिर वो पार्टनर जिसके पास हाईएस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पूरा करेगा? और कॉमन सेंस कहता है कि भैया जिसने गारंटी दी है वही जाने, जिसकी टोपी इस केस में उसी के सर। क्यों? क्योंकि आपने टेंशन पा ली है, अब दो। एंड द आंसर इज जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने गारंटी दी है
वही भोगेंगे। एग्जाम्पल के लिए ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, गारंटी ए और बी ने दी तो लॉस हुआ, तो भैया पैसा भी जाएगा किन का, ए का और बी का। देन पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन टेकन बाय द फर्म फ्रॉम अ पार्टनर, rent due to a partner of the firm for using his premises for business purposes, salary due to the manager of the firm या salary due to a partner of the firm। तो भैया पहला ऑप्शन ये कहता है कि फर्म ने जो लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो, रेंट जो हमें देना है पार्टनर को वो, या जो हमें मैनेजर को सैलरी देनी है वो, या वो सैलरी जो हमें पार्टनर को देनी है। तो इनमें हटके क्या है, हटके है ऑप्शन नंबर। आंसर नहीं किए हैं तो कॉपी लेके बैठ जाए, करके एक बार ट्राई तो करें कि कितने सही जा रहे हैं। और अगर आप कॉपी लेकर बैठे हुए हैं तो क्वेश्चंस के साथ में आप अपने जो आंसर हैं जो आप देने वाले हैं उसके नीचे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपके कितने जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के आंसर हैं वो कितने सही गए हैं। देन यहां पर बात करेंगे किसकी, कि इसमें हटके क्या था। तो भैया इसमें हटके है सैलरी ड्यू टू द पार्टनर। क्या है, सैलरी ड्यू टू द पार्टनर। क्यों, क्योंकि ये है एप्रोप्रिएशन। क्या है ये, एप्रोप्रिएशन। और ये जो 3 है ये क्या है, चार्ज है। चाहे मुनाफा हो या ना हो ये तो देना पड़ेगा, और ये तभी दी जाएगी जब मुनाफा होगा, वरना नहीं दिया जाएगा। मूविंग ऑन, पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया है तो इसका आंसर भी आपको समझ में आ चुका होगा कि भैया यहां पर जो आंसर निकल के आने वाला है वो है क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। क्योंकि अगेन ये तीनों चार्ज हैं, रेंट देना पड़ेगा, मैनेजर को कमीशन देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना पड़ेगा, लेकिन पार्टनर कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट देना है तो ये एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। मूविंग ऑन, प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ। प्रोडक्ट मेथड किसके कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया प्रोडक्ट मेथड याद रखना, प्रोडक्ट मेथड यूज होती है ड्राइंग्स के लिए। वो पैसा जो पार्टनर ने अपने निजी खर्चों के लिए फर्म से निकाला है उस पैसे पे लगाया जाने वाला जो इंटरेस्ट निकालना होता है उसको निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट मेथड की। इसीलिए प्रोडक्ट मेथड जो है ये सीधा जुड़ा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से ऐसा कौन है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है कि सर मुझे एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आता, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता, तो भाई मैं कराने वाला हूँ वो सारी चीज़ें, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि वो आपको क्लैरिटी में समझ में आए। मेरा कहना ये है कि पहले करो थ्योरी क्लियर, तब जाके आएगा समझ में सब। आपको पता है मैं छोड़ने वाला तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने इको में कुछ नहीं छोड़ा, मैंने बीएस में कुछ नहीं छोड़ा, तो यार आप तो अपने है ना, कैसे छोड़ देंगे। तो बढ़ेंगे आगे। इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर की सैलरी या कमीशन। तो भैया पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उसमें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो ये हो गया चार्ज। और बाकी ये जो 3 है ये होगा एप्रोप्रिएशन। फायदा होगा तो दिए जाएंगे वरना नहीं दिए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कमीशन, पार्टनर सैलरी, ये तीनों क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो हिस्से हैं वो कहलाते हैं। देन which entries out of the following are transferred to the credit of partner's current account। इनमें से ऐसी कौन सी एंट्री है जो पार्टनर के क्रेडिट अकाउंट में डाली जाएगी। कुल मिला के मतलब पार्टनर का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। देख लेते हैं किस वजह से जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल,
पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिला, सैलरीज ऑफ द पार्टनर, पार्टनर जो है उनको सैलरीज मिली। तीसरा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट का हिस्सा मिला। या फिर चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं की वजह से तो पार्टनर्स पार्टनरशिप करके बैठे हैं मेरे दोस्त। अगर ये कमाई नहीं हो रही होती तो पार्टनरशिप फर्म क्यों बनती? बढ़ेंगे आगे और समझेंगे। Which entries out of the following are transferred to the credit of partner's current account? ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देन मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन। देख रहे हो, एक का नंबर बढ़ गया तो एक एक्स्ट्रा डल गया, इवन आउट हो गए सारे के सारे। अब हम एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हैं। तो which of the following is true regarding salary to a partner when the firm maintains fluctuating capital account? करेंगे इसके बारे में बात। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके आंसर सही जा रहे हैं, अगर वो ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप कमेंट में कैसे मेंशन करोगे कि आपके कितने आंसर सही गए हैं, तो इसमें कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। आई गेस 28 या 29 है। 29 है, ओके। अब 29 में से अभी तक मैंने 3 आपको जो हैं वो दे दिए हैं, किस लिए? करने के लिए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जितने भी मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, आपने मान लेते मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए तो 4 घटा दो, 4 आप आंसर में लिखोगे कमेंट में। बचे हुए 25 में से आपके कितने सही गए हैं आपको वो लास्ट में मेंशन करना है। तो हम बात कर रहे थे कि which of the following is true regarding salary to a partner when firm maintain fluctuating capital account। बहुत अच्छे से ये भी मैंने समझाया था। बेसिक क्या है, अगर भूल गए हो तो ब्रश अप करा देता हूं। 2 अकाउंट होते हैं, एक फिक्स्ड एक फ्लक्चुएटिंग। तो एक तो हो जाता है हमारा फ्लक्चुएटिंग और एक होता है हमारा फिक्स्ड, ठीक है। अब 2 अकाउंट बनेंगे, किसमें? फिक्स्ड में बनते हैं 2 अकाउंट, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में बनेगा सिर्फ एक। और फ्लक्चुएटिंग में सारे खर्चे इसी में डाल दिए जाएंगे। एक ही अकाउंट में सारे खर्चे, सारे क्रेडिट, सारे डेबिट एक में ही हो जाते हैं। लेकिन फिक्स्ड का क्या सीन है? इसमें कैपिटल जो है, मतलब जो शुरुआत में पार्टनर के द्वारा किया गया निवेश होता है, उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसे बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। लेकिन रोजाना के खर्चों के लिए उनका एक अलग अकाउंट चलता है जिसे बोला जाता है करेंट अकाउंट। तो ये होती है वो सिचुएशन जहां पर 2 अकाउंट बनेंगे। अब देखेंगे समझेंगे कि इसके ऑप्शन क्या है। डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्रेडिट पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया तो देखो, पार्टनर जो है उसको मिल रही है सैलरी, तो ऐसे जब क्वेश्चन आए ना तो सीधा सीधा दिमाग लगाओ, है ना। क्या कि सैलरी मिल रही है तो मिलेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही, मतलब ये जो 2 ऑप्शन है ये हो जाते हैं यहां पर क्या, खत्म। फिर बारी आएगी किनकी? इन 2 की। तो यहां पर ये कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहा है? फ्लक्चुएटिंग। तो भैया करंट तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि करंट तो संबंधित होता है फिक्स्ड से। बात हुई है फ्लक्चुएटिंग की, यहां बनता है सिर्फ एक अकाउंट और वो कहलाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बढ़ेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन डेबिट नहीं होता? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, सैलरीज टू द पार्टनर या कमीशन टू दी पार्टनर। वही बात अगेन, ये भी एप्रोप्रिएशन है, ये भी एप्रोप्रिएशन है, ये भी एप्रोप्रिएशन है, और चार्ज कौन है? ये है। तो यहां पर ये कहलाएगा चार्ज। आंसर है ए। मूविंग ऑन, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट है, गुडविल एक करेंट एसेट है। ऑप्शन सी गुडविल एक टेंजिबल एसेट है, या ऑप्शन डी गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। एंड द आंसर इज गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। यहां पर फिक्टिशियस से कंफ्यूज मत हो जाना, भैया नहीं है ये फिक्टिशियस, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इट्स बिजनेसेस। वो अमाउंट जो
ज़्यादा मिलता है मार्केट वैल्यू से। किसकी मार्केट वैल्यू से? एसेट्स की मार्केट वैल्यू से। तो एसेट्स की मार्केट वैल्यू से ज़्यादा मिलने वाला जो अमाउंट होता है उसे बेचे जाने के समय पर ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, रिजर्व या फिर गुडविल। एंड द आंसर इज गुडविल। यही तो गुडविल है कि जो एक्चुअल एसेट की वैल्यू होनी चाहिए थी 10 लाख, आप बेच रहे हो 15 लाख में, तो 5 लाख किस चीज़ का ज़्यादा वसूल रहे हो कि भैया ये हमारा एसेट है, इससे हमने अपनी रेपुटेशन क्रिएट की है। एसेट में अब ये मत सोचिए ना मशीन है, भाई बिल्डिंग भी होती है, नाम भी होता है, कई जगह तो सिर्फ नाम से काम हो जाता है ना। देन नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब होता है? द नंबर ऑफ ईयर during which the purchaser of goodwill expect that the profit due to goodwill are likely to arise in future। वो समय या उन सालों की संख्या जहां पर जो खरीदार है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो गुडविल है उससे भविष्य में कम से कम इतने सालों तक फायदा मिलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए राजू से कोई चीज़ खरीदी बाबू भैया ने, तो वो ये सोचेंगे कि इससे जो मैंने ये खरीदी है कंपनी मान लो, तो इसका जो फ़ायदा है मुझे 2 साल मिलेगा, 3 साल मिलेगा, 4 साल मिलेगा, ऐसा कुछ। ये ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी कहता है नंबर ऑफ ईयर फॉर विच गुडविल इज परचेज, जितने सालों के लिए गुडविल खरीदी है वो। नंबर ऑफ ईयर फॉर विच गुडविल परचेज विल नॉट हेल्प द फर्म अर्निंग सिमिलर प्रॉफिट, या फिर डी नन ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज यही जो मैंने समझाया है। जब भी कोई एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेस को खरीदता है, खरीदते समय उस खरीदे हुए बिजनेस की नाम से मिलने वाले फायदे की एक समय अवधि होती है, और वो जो समय अवधि होती है वो कुछ साल होती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ऐसे जो साल होते हैं ये कहलाते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। Then comes under super profit method goodwill is calculated by। super profit method में गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है कैसे? नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट प्लस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट। Next, the balance of current account of the partner will always have debit balance, credit balance। इनमें से कोई भी हो सकता है या इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो यही आता है वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले समझाया था, क्या कि वो पार्टनर जो फिक्स्ड अकाउंट रखेंगे उनके पास होंगे 2 अकाउंट, एक जिसमें उन्होंने अपनी कैपिटल फिक्स कर रखी है, एक वो जिसमें वो अपने रोजाना के खर्चे करेंगे। जिसमें रोजाना के खर्चे करेंगे वो कहलाएगा करेंट अकाउंट, जिसमें उनकी कैपिटल फिक्स है वो कहलाएगा कैपिटल अकाउंट। और वैसे भी जो अनदर टाइप है फ्लक्चुएटिंग, उसमें तो सिर्फ ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट होता है जिसे बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। तो भैया सारे खर्चे इसी में से चल रहे हैं, तो ये तो कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता, मतलब लॉस में नहीं जा सकता, मतलब डेबिट में नहीं जा सकता। तो याद रखना फ्लक्चुएटिंग से संबंधित प्रश्न अगर पूछा जाए तो फ्लक्चुएटिंग कभी माइनस में नहीं जाता। लेकिन हाँ, फिक्स्ड अगर बना रखा है तो रोजाना के खर्चे के लिए एक अलग अकाउंट है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस जाते हैं। कभी इसमें अगर लॉस चला गया तो ये अकाउंट डेबिट भी हो सकता है। तो भैया आंसर जो है वो है क्या, आप सोचो। और अगर आपने आंसर कर लिया तो इसका आंसर है ईदर ऑफ द टू। क्रेडिट भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ये क्या है? फर्म के लिए लॉस है, पार्टनर के लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, या नन ऑफ दीज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनमें से क्या है? एंड द आंसर इज भाई ड्रॉइंग। पार्टनर ने निजी खर्चों के लिए जो पैसा निकाला, वो पैसा निकाला जो गया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को। किसके लिए? फर्म के लिए।
तो यहाँ पर पार्टनर को अपने जेब से जो पैसा देना पड़ रहा है, इस वजह से वो क्या हुई, फर्म की इनकम कहलाएगी। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है उसके ऊपर अगर ज्यादा प्रॉफिट हो गया है तो उसे क्या बोला जाएगा? एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट। यहां पर डी ऑप्शन गलत है, लिखा हुआ है, यहां पर ऑप्शन आना चाहिए सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर ये 4 ऑप्शन है और इनमें से एक आंसर आपको करना है और ये कहलाता है क्या? सुपर प्रॉफिट। तो ये थे कुछ सवाल जिसमें से लगभग 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, जिनके आंसर आप कमेंट में करेंगे। अगर आप पढ़ते पढ़ते साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे तो आप बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही गए हैं। बहुत ही जल्दी मिलने वाला हूं मैं आपसे अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में हम क्या कर रहे होंगे? अगले पार्ट में हम कर रहे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का पार्ट 2, और बहुत ही जल्दी हमारा जो पार्ट 3 है थ्योरी का वो आने वाला है। तब तक बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करें, खुश रहें, पढ़ते रहें। मेरा नाम है मानव, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।